चलिए क्लास तो भी स्टार्ट। तो ये है हमारा डीटी का लेक्चर नंबर 8 और जो कि क्लास नंबर 3 है रेजिडेंशियल स्टेटस का। इससे पहली दो क्लास में हमने कराया था रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे पहले 7 लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था चैप्टर नंबर 1। आज की क्लास में जो हम कराने वाले वो है रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन along with solving ICI सर्टिफिकेट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है हमारे इस लेक्चर का पर्पस। अब ये मैं रिवीजन और स्टडी मटेरियल एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम्स के टाइम पे जब आप रिवीजन करने बैठो तो इसी लेक्चर से आपका रिवीजन भी हो जाए और आप अपने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को भी साथ साथ में रिवाइज कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम रिवीजन अपने चैप्टर नंबर 2 की। फर्स्ट चैप्टर का रीजन मैंने आपको बताया था, एक सेकंड मैसेज ऑन कर दूं मैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था उसको रिवीजन करने का तरीका जो बताया था वो बताया था डी प्लस आर प्लस एस, डी आर एस, डेफिनेशन, रेट्स एंड स्पेशल पॉइंट्स। तो चैप्टर नंबर सेकंड को जो आपको रिवाइज करना है उसको रिवाइज करना है आपको सेक्शन 5, 7, 9 ब्रैकेट में डाल के लिख दो 6। मतलब ये तीन सेक्शन आपको एक साथ रिवाइज करना है, फिर अलोंग विद इसको रिवाइज करना है, फिर अलग से आपको सेक्शन 6 का भी रिवीजन करना है। तो चैप्टर नंबर सेकंड में आपको कैसे रिवाइज करना है? सबसे पहले आपको रिवाइज करना है चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 5, 7, 9 एक साथ अलोंग विद सेक्शन 6, उसके साथ में अलग से आप रिवाइज करेंगे सेक्शन 6 को। तो आइए सबसे पहले रिवाइज करते हैं अपना ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद रिवाइज करेंगे ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं तो कि एग्जाम से एक दिन पहले आप अपना जल्दी से जल्दी अपना डीटी रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आइए रिवाइज करते हैं सेक्शन 5, 7, 9 along with 6। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 में कि कोई भी पर्सन या बोले एसएससी, कोई भी एसएससी या तो इंडिया का रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, साथ में मैंने बताया था रेजिडेंट ऑफ इंडिया के दो और पार्ट्स होते हैं। एसएससी पहले क्या होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर पर्सन ये बन जाता है क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का निवासी बन जाता है, तो या तो वो आरओआर होगा या आरएनओआर होगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट क्लास ऑफ रेजिडेंट स्टेटस की टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, टैक्स की जो लायबिलिटी होती है वो रेजिडेंट के बेसिस पे होती है। मतलब आप जिस देश के निवासी होंगे उस देश के लिए आप टैक्स लायबिलिटी पे करने के हकदार होंगे, ना कि सिटीजनशिप के बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप के बेसिस पे, ना ही आप रिवाइज कर टैक्स लायबिलिटी चार्ज कर पाएंगे ओरिजिन के बेसिस पे। मतलब आप टैक्स लायबिलिटी करेंगे, जो भी चार्ज वो करेंगे सिटीजनशिप के बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप के बेसिस पे, ना ही ओरिजिन के बेसिस पे। टैक्स लायबिलिटी जो लगेगी वो लगेगी रेजिडेंटल बेसिस पे। इसलिए आरओआई और नॉन रेजिडेंट होना ना होना उसकी टैक्स लायबिलिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब टैक्स लायबिलिटी देना है कि नहीं देना वो आरओआई और एनआरआई के बेसिस पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ना सिटीजनशिप के बेसिस पे ना ओरिजिन के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी निर्भर होती है, डिपेंड रहती है। टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करती है रेजिडेंट के बेसिस पे। सिटीजनशिप का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ओरिजिन का मतलब होता है मूल, आप किस देश से या किस शहर से
मूल निवासी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक पर्सन रेजिडेंट भी हो सकता है किसी और कंट्री का, किसी और कंट्री का सिटीजनशिप भी हो सकता है, और किसी और कंट्री का ओरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। अब एसएससी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है या नॉन रेजिडेंट। अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एसएससी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया तो आरओआर और आरओएनआर चेक करेंगे। ये किस सेक्शन में बताया था? ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 में। किस में बताया था? सेक्शन 6 में। यहाँ पर सेक्शन 6 का रिवीजन हो गया हमारा छोटा सा एक। अब रिवीजन करते हैं 5, 7, 9। ठीक है, सेक्शन 5 मैंने आपको बताया था, सेक्शन 5 मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? आय के कारक, मतलब कर के कारक। कर के कारक मतलब आप टैक्स किस बेसिस पे, कौन सी इनकम पे टैक्स कर, मतलब टैक्स लगाएंगे? आरओआर को, आरएनआर को और एनआरआई को। यहाँ पे एनआरआई लिख देता हूं, एनआरआई को। तो सेक्शन 5 बताता है कि कौन सी आय पे, कौन सी आय पे आप कर लगाएंगे, कौन सी आय पे कर लगाएंगे, किनको? आरओआर को, आरएनआर को और एनआरआई को। ठीक है, इसमें मैंने बताया था एक इनकम होती है आपकी इंडियन इनकम, अब ले देता हूं इंडियन, और एक इनकम होती है आपकी फॉरेन। ठीक है, ये होगी फॉरेन इनकम। तो क्या बताया था सेक्शन 5 में? बताया था इनकम के दो टाइप्स, मतलब इनकम को दो भागों में बांट सकते हैं, एक इंडियन, एक फॉरेन। किसको किसको बांट सकते हैं? इनकम को। ठीक है, तो दो तरह की इनकम होगी, या तो इंडियन इनकम होगी, नहीं तो फॉरेन इनकम होगी। ठीक है, और कौन सी इनकम इंडियन होगी, कौन सी इनकम फॉरेन इनकम होगी, वो बताया जाता है आपको सेक्शन 7 और 9 में। सेक्शन 7 क्या बताता है? रिसीव ऑफ इनकम, कि कौन सी इनकम ये मानी जाएगी, डीम टू भी माना जाएगा, ये माना जाएगा कि इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। और 9 क्या बताता है? कौन सी इनकम को हम ये मानेंगे कि वो एक्रू या अराइज हुई है, कहां से? इंडिया से। तो इसका रीजन थोड़ा बाद में करेंगे, ये मैंने आपको मोटा मोटा डिवाइस किया है, करवाया है कि सेक्शन 7 बताता है और 9 बताता है कौन सी इनकम ये मानी जाएगी कि वो इंडिया में रिसीव हुई है, और कौन सी इनकम एक्रू या अराइज हुई है इंडिया से, वो सेक्शन 9 बताता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये मैंने मिटा दिया। तो 6 की, 7 की, 9 की छोटी छोटी डिवीजन हो गई है। अभी हम सेक्शन 5 पे पूरा जोड़ देंगे, कौन सी इनकम इंडिया में रिसीव हुई है और कौन सी इनकम फॉरेन में होगी, ये सेक्शन 7 और 9 बताता है। अब टैक्स कैसे वसूलोगे वो मैं बताता हूँ। सेक्शन 5 वही बताता है, अगर अगर आरओआर को अगर आरओआर को चाहे इंडियन इनकम रिसीव हो, चाहे फॉरेन इनकम रिसीव हो, चाहे इंडियन इनकम रिसीव हो या फॉरेन इनकम रिसीव हो। आर का मतलब शुद्ध भारतीय, आर का मतलब अशुद्ध भारतीय, और ये तो भारत का निवासी नहीं है। तो अगर हमें इंडियन इनकम रिसीव हुई है, अगर हमें इंडियन इनकम रिसीव हुई है, फॉरेन इनकम रिसीव हुई है, किस केस में? आर के केस में, तो यहाँ पे भी टैक्स आपको देना है और यहाँ पे भी आपको टैक्स देना है। ठीक है, सिमिलर केस आर एन आर, जो भारत का अशुद्ध नागरिक है, मतलब वो बीच बीच में विदेश जाता रहता है, या बीच बीच में ही देश में रहता है, बाकी टाइम वो बाहर रहता है। ठीक है, अगर वो इंडियन इनकम अर्न करता है या फॉरेन इनकम अर्न करता है, तो उसको भी दोनों इनकम पे आपको टैक्स देना होगा। किसको? आर एन आर को। लेकिन इस पे आप ध्यान दीजिएगा,
एनआरआई को सिर्फ और सिर्फ किस इनकम पे टैक्स देना है? इंडियन इनकम पे, फॉरेन इनकम पे नहीं। अब ऐसा क्यों? देखिए, अब ये बंदा यहाँ पे रहता है, कहाँ पे? भारत में या इंडिया में। ये भी बंदा भारत पे रहता है, लेकिन बीच बीच में कहाँ चला जाता है? विदेश। ठीक है, देखिए रहता तो कहाँ पे है? भारत में। मेन काम अंदर से कहाँ है? भारत में। बीच बीच में क्या थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा इसका कारोबार बड़ा है, तो ये बीच बीच में विदेश भी चला जाता है, लेकिन रहता तो इंडिया में ही है। इसका मतलब या तो वो इंडियन इनकम कमाए या फॉरेन इनकम कमाए, उसको टैक्स तो दोनों पे देना होगा। और इनको और आर तो शुद्ध भारतीय, वो तो इंडिया में रहता है, तो उसको तो भैया कोई सी भी इनकम कमाए, चाहे इंडियन इनकम चाहे फॉरेन इनकम, उसको दोनों पे क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। ठीक है, अब बात आती है एनआरआई की, जो रहता है बाहर। बाहर मतलब पूरी तरह से विदेशी है, मान लो पूरी तरह से विदेशी, आया ही नहीं इंडिया, ये भी मान लो, लेकिन कुछ ऐसा करके उसने आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करके, कोई ऑनलाइन से शेयर्स पे पैसे लगाए इंडियन कंपनी में, वहां से उसको डिविडेंड मिल गया, तो पैसे कहां से कमाए उसने? इंडिया की जमीन से पैसा कमाए, तो टैक्स तो उसको देना पड़ेगा इंडिया की सरकार को। लेकिन बाहर रहता है, बाहर ही कमाता है, तो भारत को टैक्स क्यों देगा? तो सिर्फ भारत को टैक्स देगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया बस। अब विदेश रहता है, विदेश में कमाए खाए कुछ भी करे, हमें उससे क्या मतलब है? इसलिए फॉरेन इनकम पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसको? एनआरआई को। लेकिन आरओ या आरएनओ, उसको दोनों इनकम पे क्या देना होगा? टैक्स। इसका मतलब अगर वो आरओआई है तो उसको सब इनकम में टैक्स देना है, अगर वो एनआरआई है तो सिर्फ उसको इंडियन इनकम पे टैक्स देना है। और ये कहां बताया गया है? ये बताया गया आपके सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन हो गई है सेक्शन 5 की अच्छे से। अब रिवाइज करेंगे सेक्शन 7, 9 एंड देन उसके बाद 6 की रिवीजन करेंगे। जब तक आपके डाउट लेते हैं मैसेज के थ्रू। क्या पास? हाँ भाई बता दूंगा, पास से का इनकम टैक्स उसको आने दो वाला पॉइंट, ये मेन में बात है, उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये होगी सेक्शन 5 की अच्छी वाली रिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 एंड 9। ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने पहले पिछली क्लास में, तो आगे बढ़े। ये डाउट लेने को, ठीक है, ये हो गया सेक्शन 5। अब रिवाइज करेंगे सेक्शन 7, 9 एंड देन 6। तो आपको जब भी आप कॉस्ट का पेपर दे के आओगे और चैप्टर 2 रिवाइज करोगे, तो सबसे पहले आप रिवाइज करोगे 5, 7 एंड अलोंग 5, 7, 9 अलोंग विद 6। देन 6 के आपने ये रिवीजन कर दी, 7 की थोड़ी थोड़ी रिवीजन कर दी, और 5 की पहले अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसके बाद 7, 9 फिर 6 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 और 9 की। ठीक है, ऐसे ही आपको रिवाइज करना है ताकि आपके कम टाइम में आपका चैप्टर सेकंड रिवाइज हो सके। अब बात करते हैं 7 और 9 की। ठीक है, सेक्शन 7, 9 कौन सा सेक्शन 7 है? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे सेक्शन पढ़ने वाले वो पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था। ठीक है, ठीक है, अब बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी इनकम्स है जिनको ये माना जाता है इनकम which is deemed to be let out, deemed to be Indian income मतलब इनकम विच इज डीम टू बी इंडियन इनकम मान लिया जाता है। क्या है इंडियन इनकम? either receive basis और accrue या arise basis। ठीक है, ये रिसीव बेसिस बताता है सेक्शन 7 और ये बताता है सेक्शन 9। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में ऑफ चैप्टर 2 के कि सेक्शन 7 में उन इनकम को डीम इनकम मतलब इंडियन इनकम माना जाता है जो कि हमें रिसीव हुई है। अब इसके मैंने एग्जांपल्स बताते हैं आपको, जैसे आरपीएफ का अमाउंट, पेंशन का अमाउंट,
या कोई अनएक्सप्लेन इनकम हो गई हो, तो उसके ये माना जाता है कि ये इनकम आपको इंडिया में ही रिसीव हुई है, इंडिया में ही रिसीव हुई है। अब इसके कुछ 4-5 एग्जांपल्स थे जो कि मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिए थे, तो वही याद रखने। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको स्पेसिफिकली मतलब अलग से आपको क्या होगा, मेंशन होगा कि ये इनकम आइदर रिसीव हुई है या एक्रू या अराइज हुई है, कहाँ पे, इंडिया से या आउटसाइड इंडिया। तो आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी कौन सी इनकम है, इसकी कौन सी इनकम है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाँ, सेक्शन 9 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से जो कि मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने होंगे इस रिवीजन वीडियो में भी, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ, खासकर सिर्फ सेक्शन 9 की बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके। ठीक है, मैंने बताया था अगर कोई भी मनी या कोई भी इनकम, इनकम कह लो या मनी कह लो, अगर वो इनकम और मनी किससे मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, और ये मनी या तो इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले, या मनी का यूटिलाइजेशन यानी रिसीव यहाँ पे हो, यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम एक्रू एंड अराइज की, चाहे वो मनी इंडिया में रिसीव हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, चाहे उस मनी का यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन अगर पैसा इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका लोकल अथॉरिटी हो, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और मनी चाहे वो इंडिया में मिले या बाहर मिले, चाहे मनी का यूटिलाइजेशन या इनकम का यूटिलाइजेशन इंडिया में हो या बाहर हो, इस वाली इनकम को ये मान लिया जाता है कि ये इनकम एक्रू और अराइज हुई है, कहां से, इंडिया से। और इसका रीजन बड़ा सिंपल से, क्योंकि भैया सरकार पैसे कहां से देगी, इंडिया के खजाने से देगी, और इंडिया का खजाना कौन भरता है, इंडियन टैक्स पेयर, इंडियन टैक्स पेयर। जब इंडियन टैक्स पेयर ये खजाना भरता है, किसके खोले हुए, किसके जेब में, इंडियन गवर्नमेंट को, तो मनी टैक्स पे करने का अधिकार, टैक्स लेने का अधिकार किसको होगा, इंडियन गवर्नमेंट को। तो इस वाली मनी को ये माना जाता है कि यहाँ पे एक्टिव हुई है, और आर हो या आर हो या एनआरआई हो, आपको टैक्स देना होगा इस वाली इनकम पे। ठीक है, हाँ, टैक्सेबल फॉर ऑल हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव अराइज हुई है ना इंडिया से, तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया अच्छे से। अब एक और पॉइंट इसी इसी वाले पे, लेट्स सपोज मान लो ये इनकम या मनी हमें मिलता है या तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया से, इसमें आर और आर दोनों को आप इंक्लूड कर दो, चाहे इससे मिले चाहे इससे मिले, या ये मनी आपको मिलता है किसी नॉन रेजिडेंट से, या तो आर से मिले या नॉन रेजिडेंट से मिले, लेकिन इस मनी का यूटिलाइजेशन अगर इंडिया में होगा, अगर रिसीव की बात नहीं कर रहा, रिसीव चाहे इंडिया में हो या बाहर हो, चाहे वो इनकम रिसीव इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, वो मैटर नहीं करेगा। जैसे पहले केस में क्या था, चाहे इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले, मैटर नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइजेशन मैटर करता है। क्या मैटर करता है, यूटिलाइजेशन मैटर करता है। अगर ये इनकम यूटिलाइजेशन हो रही है इंडिया में, मतलब इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में या इंडिया में यूज हो रही, कौन सी, ये वाली इनकम या ये वाली मनी, तो ये माना जाएगा कि ये इनकम एक्रू अराइज हुई है
इंडिया से, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आउटसाइड इंडिया है। कहाँ है? आउटसाइड इंडिया है। तो ये माना जाएगा कि ये इनकम इंडिया से इंडिया में एक्वायराइज नहीं हुई है। ठीक है। हाँ, अगर रिसीव इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में रिसीव इंडिया में हुआ तो सिंपल सी बात है कि सेक्शन 7 में फॉल हो गया। पर मान लो आउटसाइड इंडिया है तो ये देखेंगे उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए। अब मान लो इंडिया में रिसीव हो गई, इंडिया में रिसीव हो गई तो सेक्शन 7 में फॉल हो गया। मान लो आउटसाइड इंडिया के बाहर हो रही है तो सेक्शन 7 में फॉल नहीं आया। फिर हम सेक्शन 9 को देखेंगे। 9 में इस वाले पॉइंट में क्या बोला है कि अगर यूटिलाइजेशन इंडिया में होगा तो ये माना जाएगा कि एक्वायराइज हुई है इंडिया में। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। एक पॉइंट और खत्म कर लेते हैं इसका, तो सेक्शन 9 अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया हमारा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इंडिया की प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं और उससे आपको कैपिटल गेन या बोले तो प्रॉफिट अर्न होता है तो ये माना जाएगा कि ये वाली जो प्रॉफिट है, ये वाला जो कैपिटल गेन है आपका, वो एक्रू और अराइज हुई है इंडिया में। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम? इंडिया की प्रॉपर्टी की। ये माना जाए कि सेक्शन 9 की इनकम है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 भी रिवाइज हो गया, 7 भी रिवाइज हो गया और 9 भी रिवाइज हो गया। अब सेक्शन 6 की हम रिवीजन करते हैं। किसी का डाउट इन तीनों सेक्शन में? किसी का डाउट? ठीक है, ठीक है। अब रिवाइज करने जा रहे हैं हम सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 क्या बताता है? सेक्शन 6 बताता है आपका, सेक्शन 6 बताता है आपका कि कौन सा पर्सन या बोले तो कौन सा एसएससी एसएससी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा या और नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया में क्या आर ओ आर होगा या आर एन ओ आर होगा। कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 6। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? इसी के बेसिस पे, इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप ये पता करते हैं कि आप किस बंदे से कितना टैक्स लाइबल कर सकते हैं, कितनी टैक्स लाइबिलिटी से लेवी कर सकते हैं। एसएससी के बेसिस को, सॉरी, रेजिडेंट के बेसिस पे ही आप टैक्स अपना लाइबल लेवी करते हैं। तो इसलिए सेक्शन 6 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्शंस की। कितने टाइप के पर्सन होते हैं? सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग पर्सन होते हैं 7 टाइप्स के, जो कि मैंने आपको बता दिया था चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है। कौन कौन से पर्सन होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कैसे लोग कह लो, एओपी एंड बीओआई, लोकल अथॉरिटी और लास्ट में बच जाता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, 6 पर्सन और ये हो गया हमारा 7 पर्सन। तो 7 टाइप के पर्सन है। सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन में ये बताई गई है। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी की। ठीक है। तो कंपनी में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे लिख देता हूं। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है और कोई फॉरेन कंपनी है, कंपनी दो टाइप की हो सकती है, या तो डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी है, तो ये मान लिया जाता है कि डोमेस्टिक कंपनी तो ऑलवेज क्या होगी? इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी, आर आई होगी। और इसमें आर ओ आर और आर एन ओ आर चेक नहीं करते। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। अगर
फॉरेन कंपनी का पोयम, यदि मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था तो यहाँ बता देता हूँ। अगर फॉरेन कंपनी का पोयम, पोयम का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगा, अगर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में होगा, या तो फुल्ली, या तो पूरी तरह से, या और पार्ट ऑफ द ईयर। अब पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? साल के किसी एक दिन भी, क्या? अगर उसका प्लेस ऑफ, ये ई है, पोएम याद रखना है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसका? फॉरेन कंपनी का। कब होना चाहिए? या तो फुल्ली या पार्ट ऑफ द ईयर, साल के किसी एक दिन भी होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अदरवाइज अगर ये मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या कहलाएगा वो? तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पहले तो ये मान लो कि फॉरेन कंपनी तो नॉन रेजिडेंट होगा, लेकिन अगर इस फॉरेन कंपनी का हमारा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, या तो साल के पूरे पूरे साल या साल के किसी एक दिन भी, तो ये मान लिया जाएगा कि वो क्या हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे अपने डिटेल में सी फाइनल की डीटी में। यहाँ पे बस ये जान लीजिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे सी फाइनल की डीटी में। साथ सब लिखा है ऐसे डिटेल में कि ये वाली चीज आप पढ़ेंगे सी फाइनल में, ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की बात कि कंपनी अगर डोमेस्टिक है तो भैया कुछ मत सोचो। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो कुछ मत सोचो, आग बंद करके बोल दो भैया ये इंडियन कंपनी है, इंडियन आरओआई है, मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। और आरओआर और आरएनओआर तो चेक ही नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में चेक करते हैं, क्या? आरओआर और आरएनओआर। अब वो फॉरेन कंपनी है तो भैया सोच लो भाई वो एनआरआई हुआ, लेकिन इस एनआरआई का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इस एनआरआई का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि सीए फाइनल में पढ़ेंगे पूरा होता क्या है। यहाँ बस ये समझ लो अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होता है आइदर फुल्ली या पार्ट ऑफ द ईयर, तो वो हो जाएगी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह बात इसकी बात कर ली हमने कंपनी की। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? पार्टनरशिप फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, ये एल है, एजेपी, एओपी, बीओआई। तो यहां लिख देता हूं पार्टनरशिप फॉर्म, फिर क्या एओपी, पीओआई, फिर क्या है लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी। तो इसके में क्या करते, इसमें भी क्या चेक करते हैं? सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर अगर ये इंडिया में है, क्या? पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी कह लो, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या एजीपी अगर इंडिया में है तो भैया आरओआई होगा, क्लियर कट। और आरओआर और आरएनओ तो चेक करते नहीं है, वो किसके केस में चेक करते हैं? इंडिविजुअल और एसएफ के केस में। अगर इंडिया का, अगर इंडिया में कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या एओपी बीओआई है या लोकल अथॉरिटी या एजीपी है, अगर इंडिया में है तो क्या होगा? आरओआई होगा। अगर वो फॉरेन की है, क्या? पार्टनरशिप फर्म या एओपी या बीओआई या एलए या एजेपी फॉरेन में है तो भैया वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी बात की हमने? पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एलए और एजेपी, ठीक है। बात खत्म। तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया। देखा, 5 मिनट में हमने पूरा खत्म कर दिया। आज आधा प्रश्न का हमने रेजिडेंट रेजिडेंट स्टेटस हमने खत्म कर लिया। अब बात करते हैं एचयूएफ की। ठीक है, अब बात करते हैं एचयूएफ की।
अब बात करते हैं HUF की। अगर अगर HUF का सीएम कौन, HUF का सीएम, अब सीएम का मतलब क्या बताया था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जैसे कैसे याद रखेंगे, अगर HUF का सीएम, सीएम का मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होली, या कह लो फुल्ली भी कह सकते हैं, फुल्ली या होली, और पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब क्या बताया था, साल के किसी एक दिन भी, या तो होली या पार्ट ऑफ द ईयर। कौन, सीएम, किसका, HUF का। सीएम का मतलब क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से लिया जाता है साल के किसी एक दिन पे या पूरे साल, तो उस HUF को मान लिया जाएगा क्या, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बात खत्म। अगर HUF का सीएम, HUF का सीएम या तो फुल, होली या फुल्ली या पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के किसी एक दिन भी, अगर उसका डिसीजन सीएम मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन इंडिया में लिया जाता है तो वो कहलाएगा ROI। अगर नहीं हो ऐसे हो पाता तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अब हमने यहाँ पे ROI चेक कर लिया, तो HUF में हम ROR भी और RNOR भी चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कि ये वाली HUF हमारी कोई भी ABCD HUF वो हो जाती है ROI, क्या हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स, एक्स HUF, ठीक है, एक्स कोई HUF है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये HUF, एक्स HUF रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, तो इसका ROR और RNOR कैसे डिसाइड होगा। तो मैंने बताया था कि कभी भी हम जब रेजिडेंट रेजिडेंट स्टेटस चेक करते तो सबसे पहले देखते वो ROI है कि नहीं। अगर वो ROI नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो ROI हो जाता है तो ये चेक किया जाता है कि वो ROR है कि नहीं। अगर ROR नहीं होता तो वो RNOR हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, रेजिडेंट ऑफ स्टेटस, ROI तो हो गया, अब चेक करेंगे कि वो ROR है कि नहीं। अगर वो ROR नहीं है तो सिंपल सी बात है वो RNOR हो जाएगा, ठीक है। अब ये ROR कैसे होगा, तो एक्स HUF है, मतलब इसका कर्ता कौन होगा, इसका कर्ता होगा एक्स, ठीक है, कर्ता कौन होगा एक्स। अगर ये कर्ता एक्स अपने इंडिविजुअल वाली कंडीशन, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, अगर इंडिविजुअल वाली, क्योंकि यहाँ पे एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की बात करें, एक्स कौन है, अब एक्स इंडिविजुअल है ना कि HUF है। अब एक्स क्या है, एक इंडिविजुअल है। अगर ये एक्स इंडिविजुअल है, मतलब एक्स इंडिविजुअल, अगर ये ROR वाली कंडीशन फुलफिल कर देता है, क्या कर देता है, ROR वाली फुलफिल कंडीशन कर देता है, तो HUF क्या हो जाएगा, अब एक्स नहीं, अब एक्स ROR करे तो एक्स तो ROR होगा ही, साथ में HUF भी हमारा क्या हो जाएगा, ROR हो जाएगा। अगर एक्स नहीं कर पाता है तो क्या हो जाएगा, तो वो RNOR हो जाएगा। और किसकी कंडीशन चेक करनी है HUF में, ROR और RNOR को चेक करने के लिए कर्ता, कर्ता की खुद की एसेस करेंगे। क्या एसेस करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर एक्स इंडिविजुअल है, मतलब अब एक्स इंडिविजुअल हो गया और वो इंडिविजुअली ROR वाली कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो HUF भी ROR हो जाएगा और एक्स भी ROR हो जाएगा, बस बात खत्म। दोबारा क्या बता दिया, एक्स क्या इंडिविजुअल है, उसकी अगर ROR कंडीशन कौन जो कि हम पढ़ने वाले, अगर वो फुलफिल कर देता है तो HUF भी ROR हो जाएगा और एक्स भी ROR हो जाएगा। अगर नहीं कर पाता है तो RNOR हो जाएगा, बात खत्म। अभी कौन सी कंडीशन है वो इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं, नहीं तो दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, इससे अच्छा एक ही बार पढ़ के खत्म कर देते, ठीक है। अब हमने यहाँ पे HUF की बात भी खत्म कर दी, अब बचा क्या, इंडिविजुअल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। किसकी बात कर रहे हैं? आई का मतलब इंडिविजुअल। तो इसका कैसा चेक करेंगे? इसकी कंडीशन बहुत ही बड़ी वाली कंडीशन है, तो ध्यान से दीजिएगा। या तो आई क्या होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आरवाई होगा, अदरवाइज तो एनआरआई हो जाएगा। बात सिंपल सी है। अब आरवाई का कैसे होगा? तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी? एक है बी और एक है ए, बी ए। तो इंडिविजुअल का आरवाई कैसे चेक होता है? बी ए के बेसिस पे। बी का मतलब होता है बेसिक और ए का मतलब हो जाएगा एडिशनल। या तो बेसिक नहीं तो एडिशनल वाली। नहीं तो पहले ये लगा फुलफिल होता था, ठीक है, नहीं तो और लगा दो यहाँ पे। नहीं तो नहीं ये, ना तो ये ना तो ये, मतलब आइदर बेसिक या और एडिशनल। मतलब अगर बेसिक वाले फुलफिल कर देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता तो हम उसकी एडिशनल कंडीशन देख लेंगे। अगर वो फुलफिल हो जाती है तो वो आरओआई हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंडीशन कौन सी है इसकी। तो इसकी बेसिक जो कंडीशन है वो ये है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। अगर वो इंडिया में स्टे करता है, इंडिया में स्टे करता है, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक कंडीशन की। अगर वो इंडिया में स्टे करता है कितने दिन? 180 डेज। कहां पे स्टे करना चाहिए उसको? इंडिया में, ना कि विदेश में। इंडिया में से स्टे करता है 182 डेज और मोर, मतलब उसे कम से कम कितने दिन रहना चाहिए इंडिया में? 182 दिन। उससे ज्यादा रहता तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें बस ये देखना है कम से कम भैया 182 दिन या उससे ज्यादा कब रहना चाहिए? इन प्रीवियस ईयर। मतलब अब प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्यों लिखा? टैक्स कब पे करते हैं? टैक्स पे किया जाता है असेसमेंट ईयर में। हमने तो यहाँ पे अर्न किया तो ये इनकम ईयर होती है, और ये क्या आती है? टैक्सेबल ईयर। ये भी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया, तो चैप्टर फर्स्ट की भी रिवीजन हो रही है। तो इन प्रीवियस ईयर में अगर वो, जब आप टैक्स वसूलेंगे उससे, तो असेसमेंट ईयर में टैक्स, उसकी लायबिलिटी मतलब असेस की जाएगी। अगर उस बंदे की असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स देना होगा, तो ये चेक करेंगे इन प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज और मोर रहता है, तो वो हो जाएगा हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। कौन हो जाएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, प्रीवियस ईयर 2019-20 में होना चाहिए 182 दिन। ठीक है। लेट्स सपोज अभी से टैक्स पे करना होगा अगले साल, मतलब 31 मार्च 2020 और 21 को। तो ये देखा जाएगा कि मतलब 31 मार्च खत्म हो जाएगी हमारी डेट, तो ये हो जाएगा 20-21। तो इस 20-21 में वो अगर 182 दिन रहता है तो 21-22 में उसको टैक्स पे करना होगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बेसिस पे। ठीक है। तो ये होगी हमारी बेसिक कंडीशन। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन कौन सी है। हो तो सकता है एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट, उसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हो सकता है किसी और कंट्री में, साउथ अफ्रीका में 40 दिन का ही स्टे रखा हो, नेपाल में 20 दिन का ही हो, कोई नेपाल में 20 दिन रहता है तो नेपाल का नागरिक हो जाएगा। तो कंट्री पे डिपेंड करता है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात है जो सीए फाइल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी हम इंडिया पर फोकस है, और मेनली फोकस है हमारा आई पे। आई में मतलब इंडिविजुअल पे। सीए फाइल में हम थोड़ा इससे आगे वाली चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बेसिक वाला फुलफिल नहीं हो पाता है, अगर कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर बेसिक वाला फुलफिल नहीं कर पाता है, अगर फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उसका एडिशनल देखेंगे। क्या देखेंगे? एडिशनल कंडीशन देखेंगे। तो एडिशनल कंडीशन में क्या क्या है? अगर इंडिया में स्टे, अगर वो इंडिया में स्टे करता है, इंडिया में स्टे करता है इन प्रीवियस ईयर, सॉरी इंडिया में स्टे करता है अगर वो इन प्रीवियस ईयर में, इन प्रीवियस ईयर में कितने दिन? कम से कम तो 60 डेज और मोर। कब की बात कर रहा हूं मैं? इन प्रीवियस ईयर।
अगर इंडिया में वो स्टे करता है इन प्रीवियस ईयर, मतलब टैक्स उसे देना है अगले साल 21-22 में, तो 20-21 में कम से कम अगर वो 60 दिन रहता है या उससे ज्यादा दिन रहता है इन प्रीवियस ईयर, और नहीं कहेंगे एंड मतलब साथ में यस, एंड का मतलब साथ में इन रिलेवेंट या इन पीपीवाई का मतलब बताया था लास्ट क्लास में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब इस वाले प्रीवियस ईयर को छोड़ के, मतलब 20-21 के प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले वाले, मतलब 19-20, 18-17, 17-16, अगर उस मतलब इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, कितने प्रीसीडिंग प्रीवियस, मतलब अगर इन 4 पीपीवाई में अगर वो 365 डेज, कितने दिन, 365 डेज और मोर स्टे करता है इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई बंदा बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, तो हम उसके एडिशनल कंडीशन देखेंगे। एडिशनल कंडीशन में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर वो इंडिया में स्टे करता है इन लास्ट ईयर या इन प्रीवियस ईयर 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, और साथ में इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब ये वाला प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर वो 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे करता है और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि एक हो जाए तो ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हमारा आरओआई हो जाएगा। तो ये बात खत्म हो गई बेसिक वाली भी और एडिशनल वाली भी, ठीक है। हाँ तो लिख देते 4 पीपीवाई 365 डेज, ठीक है। तो ये हमने बात खत्म कर दी बेसिक एडिशन। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कोड पॉइंट की। अब चेक करेंगे अगर वो आरओआई हो जाता है तो क्या चेक करेंगे कि वो आरओआर है या आरएनओआर है, किसके केस में, इंडिविजुअल के केस में और एचओ के केस में ही चेक करते हैं। अब इंडिविजुअल का आरओआर और आरएनओआर कैसे चेक करेंगे वो पता करते हैं। इसके साथ हमारा एचएफ का जो मैंने पॉइंट छुपाया था इससे पहले, इससे जस्ट 5 मिनट पहले, आरओआई और सॉरी आरओआर और आरएनओ की रिवीजन में वो भी रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनविजिबल मान लीजिए हमारा हो जाता है आरओआई, क्या हो जाता है, मान लीजिए उसने या तो बेसिक वाली नहीं तो उसने एडिशनल वाली कंडीशन फुलफिल कर ली। तो अगर हमारा इंडिविजुअल क्या हो जाता है, आरओआई, क्या हो जाता है, आरओआई क्या हो जाता है, अगर इंडिविजुअल हो जाता है हमारा, उतना किलोमीटर पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो कितने किलोमीटर आएगा, 200-300, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है पर प्रैक्टिकल इतना नहीं देखा जाएगा हमारे सीएनटे में। अगर सीएस का सिलेबस होता तो वहां बहुत ध्यान दिया जाता है इन बातों का, क्यों, उनका पेपर लॉ के बेसिस पर बनता है, टैक्स का भी, ठीक है। अब इंडिविजुअल हो गया हमारा आरओआई, तो उसका आरओआर और आरएनओआर कैसे चेक करेंगे, तो हमें क्या चेक करना है, तो बस ये वाला चेक करना है। अगर ये हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आरएनओआर हो जाएगा, बात खत्म। तो आरओआर कैसे चेक करेंगे, आरओआर चेक करते हैं, सबसे पहले आपको सबसे इजी चेक करना है कि 10 इन 10 पीपीवाई इन 10 पीपीवाई, मतलब उस वाले प्रीवियस ईयर को छोड़ के जिस साल उसने इनकम पाई उससे पिछले 10 सालों में अगर वो 2 साल भी अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, चाहे वो आरओआर हो आरएनओ उससे मतलब नहीं, अगर वो 2 आरओआई मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है, चाहे वो बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल करके हो या एडिशनल वाली, अगर वो 2 साल भी इन 10 पीपीवाई में वो अगर हो जाता है आरओआर तो ठीक है। तो इसके साथ एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी, वही बात करते हैं एंड, मतलब ये वाली होगी तो ठीक है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होती है तो भैया वो आरओएनएल होगा। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ठीक है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज फिर वो बोल देंगे आरओएन, क्यों, यहाँ पे लिख देंगे एंड, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है,
अगर इन 7 PPY, अब 7 PPY मतलब उस वाले पीरियड को छोड़ के 7 PPY, 7 years लिख दो, 10 years यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 2 years लिख दो। अगर इन 7 years PPY में वो बंदा अगर 730 days रहता है, क्या 730 मतलब स्टे करता है इन इंडिया, तो वो बंदा कहलाएगा, रहता स्टे करता है इंडिया में, और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो वो बंदा कहलाएगा हमारा ROR। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाता, लेट्स सपोज ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो कहलाएगा RNOR। ठीक है, नहीं HUF का जो बेसिक वाला कंडीशन है ROI और NR वाला, वो HUF के बिहाफ पे देखते हैं, और जो उसका ROR और RNR कंडीशन है वो देखते हैं इंडिविजुअल वाली, और कर्ता की देखते हैं, ना कि HUF की देखते हैं। ठीक है, ये बात खत्म हो गई हमारी इंडिविजुअल की भी, हमारी जो रेजिडेंट स्टेटस है वाला पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया। तो हमने 7% का खत्म कर दिया। अब इसमें एक और पॉइंट है वो खत्म, तो हमारा सेक्शन 6 भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में रिवाइज हो जाएगा। तो उसमें 2 कंडीशन और 2 बातें और बतानी मुझे। हमने क्या सीखा था अभी जस्ट, क्या कि ROI के लिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की। इसकी 2 कंडीशन होती है, एक होती है बेसिक, एक तो होती है एडिशनल। लेकिन अब जो मैं केस बताने जा रहा हूं उस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ना कि एडिशनल वाली। ठीक है, तो क्या वो पॉइंट है, अगर 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 कोई इंडियन सिटीजन अगर कोई इंडियन सिटीजन ई से एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, सॉरी ये सही से लिख दूं मैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए या बिजनेस के पर्पज के लिए या अपने प्रोफेशनल पर्पज के लिए, EBP या PBP या BEP से BEP लिख देते ताकि आसान रहे। अब BEP पढ़ते कॉस्ट में क्या था, BEP का मतलब फुल फॉर्म ये BEP ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट पर्पज, BEP बिजनेस एम्प्लॉयमेंट पर्पज या प्रोफेशनल पर्पज के लिए, वो अगर इंडिया छोड़कर जा रहा है, लिविंग कर रहा है, लिविंग इन इंडिया, कौन इंडियन सिटीजन, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल पर्पज के लिए अगर वो लिविंग इंडिया कर रहा है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या यही इंडियन सिटीजन एज ए क्रू मेंबर किसका क्रू मेंबर बन के जा रहा है, इंडियन शिप का, किसका, इंडियन शिप का वो लिविंग कर रहा है। यहां पे लिख देता हूं मैं से, अगर इंडियन सिटीजन आइदर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन पर्पज के लिए अगर वो लिविंग कर रहा है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या एज ए क्रू मेंबर इंडियन शिप के थ्रू जा रहा है, ना कि फॉरेन शिप वाला पॉइंट भी पढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा इसका। अब इससे याद रखो, इंडियन शिप एज ए क्रू मेंबर जा रहा है, कौन, इंडियन सिटीजन, क्या करने जा रहा है, मतलब इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो उसमें लगेगी बेसिक वाली कंडीशन, ना कि एडिशनल वाली कंडीशन। ये बात याद रखना। और एक और पॉइंट है जिसके साथ ही आपका सेक्शन 6 भी खत्म और चैप्टर भी खत्म। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको कि जब भी कोई भी इंडियन सिटीजन जैसे BEP बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल पर्पज के लिए इंडिया को छोड़ के जाता है, या वो एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो उसे एडिशनल वाले नहीं बेसिक वाली कंडीशन ही देखेंगे, एडिशनल वाले इसके लिए मायने नहीं रखेगी। ठीक है, अब बी पॉइंट क्या है इसका,
इसका बी पॉइंट है, इसका जो बी पॉइंट है वो ये रहा। इसका बी पॉइंट है हमारा, क्या है इसका बी पॉइंट? इसका बी पॉइंट है अगर कोई इंडियन ओरिजिन, अब इंडियन ओरिजिन का मतलब मैंने बताया था भारतीय मूल का। अब भारतीय मूल का क्या होगा? अगर इसके मम्मी पापा, अगर इसके मम्मी पापा या इसके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मम्मी की तरफ से हो पापा की तरफ से हो, अगर उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया मतलब भारत जब आजाद नहीं हो रहा उसमें जन्म लिया था तो उसको इंडियन ओरिजिन माना जाता है। साथ में उसके बाद वाले को भी इंडियन ओरिजिन माना जाता है। अगर उसने बहुत टाइम पहले इंडिया को छोड़ के विदेश में बस गए तो उसको माना जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन है। अगर ये इंडियन ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पर्पज के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पर्पज के लिए इंडिया में घूमने के लिए आता है, ओनली टूरिस्ट पर्पज के लिए आता है, कौन? ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन, तो उस पे जो लगेगी कंडीशन वो लगेगी सिर्फ और सिर्फ बेसिक वाली कंडीशन लगेगी, ना कि एडिशनल वाली कंडीशन। तो ये वाला पॉइंट भी आपका खत्म हो गया। तो मैंने इससे पहले ये वाला पॉइंट बताया था, इसमें बीपी और इंडियन क्रू मेंबर जा रहा है और इसमें कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन जा रहा है टूरिस्ट पर्पज के लिए, इंडिया में आ रहा है, सॉरी इंडिया में आ रहा है, बाहर जाए तो उससे मतलब नहीं। अगर इंडिया में आता है सिर्फ टूरिस्ट पर्पज के लिए तो उससे एडिशनल वाली नहीं बेसिक वाली कंडीशन ही देखेंगे। तो इसी के साथ आपका सेक्शन 6 भी खत्म और आपका रेजिडेंट स्टेटस का डिवीजन भी खत्म। अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर क्या, आईसीआई का स्टडी मटेरियल। तो इसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसको मिटा देता हूं मैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से, फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम, क्या करने जा रहे हैं हम, आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो सबसे पहले करेंगे आईसीआई का स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू, उसके बाद करेंगे उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो किसी को डाउट? एक सेकेंड, चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। तो एक हमारा डिवाइस भी हो गया, आप करते इसके क्वेश्चन सारे। आगे बढ़े, जितने लोग लाइव हैं उनसे कहना चाहूंगा आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस करते हैं हम सारे। तो आइए करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू। क्या सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू। सबसे पहले खत्म करेंगे एम सी क्यू। एमसीक्यू, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आप देखिए अपनी आईसीआई स्टडी मटेरियल में, जहां पे हमने फर्स्ट एमसीक्यू लिखा है, इफ अनिरुद्ध स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, मतलब क्या बोला गया है फर्स्ट एमसीक्यू में? तो फर्स्ट एमसीक्यू में बोलता है कि अनिरुद्ध जो है, मान लीजिए एम नाम ले लेते हैं, इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो 181 डेज रहता है। कितने दिन रहता है वो रहता है 180 डेज रहता है। 181 डेज वो इंडिया में रहता है। कितने दिन रहता है? 180 डेज वो इंडिया में स्टे करता है।
तो भैया 181 दिन आते ही आपके मन में एक चीज आ जाना चाहिए कि भैया ये तो हो गया हमारा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? मैंने आपको बताया था कि इंडिया का आरओआई बनने के लिए आपको दो कंडीशन देखनी होती है, बेसिक और एडिशनल। तो बेसिक में तो क्या था, 182 डेज कम से कम रहते, तो यहाँ पे रह रहा है 180 डेज ही रहता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, तो उसके ब्याह पे क्या होगा, ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखेंगे एडिशनल, अगर एडिशनल भी फुलफिल नहीं हो पाएगी तो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, एंड ही नॉन रेजिडेंट इन 9 out of 10 years। आगे बढ़ते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एडिशनल कंडीशन देखते हैं। करंट प्रीवियस ईयर, हाँ। अब इसने एडिशनल कंडीशन बताई है, तो एडिशनल कंडीशन में क्या बताया इसने, एडिशनल कंडीशन में क्या बताया है, एडिशनल कंडीशन इसने बताया है कि ये रहता है 365 डेज इन 4 PPY। चलो एडिशनल कंडीशन की एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखते हैं इसकी एंड वाली, आगे बढ़ते 4 इमीडिएटली और 60 डेज वाली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर ही दी। क्यों? कम से कम कितने दिन आए ये, 180 डेज वर्क। तो ये वाली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी इन प्रीवियस ईयर, स्टे करता है इन प्रीवियस ईयर, और 4 PPY में 365 डेज और से ज्यादा रहता है वो। तो इसने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, मतलब ये बंदा अब एनआरआई नहीं कहलाएगा, ये बंदा कहलाएगा हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इसने बेसिक वाली भी और एडिशनल वाली का, सॉरी बेसिक वाली नहीं, एडिशनल कंडीशन के दोनों कंडीशन इसने फुलफिल कर दी है। अब ये आगे पूछता है कि भैया ये आर ओ आर होगा या आर एन आर होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, या हम इसे डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो देखिए नॉन रेजिडेंट वाला तो होगा ही नहीं पॉइंट, तो उस पॉइंट का सी वाले पॉइंट हटा दीजिए। उसके बाद डी पॉइंट में लिखा है इसने, हाँ इसने लिखा है कि हम असर्टेन कर सकते हैं, मतलब क्या इसका स्टेटस निकाल सकते हैं, नहीं वो भी निकाल सकते हैं। तो डी वाला पॉइंट में, तो अब बात आती है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो आगे बढ़ते हैं, लिखा है इसने, अब देखेंगे इसके क्या, एक सेकंड। अब देखेंगे हम इसकी आर ओ आर वाली और आर एन ओ वाली कंडीशन। तो आर ओ वाली कंडीशन में क्या बोला है, किसने बोला है, ही नॉन रेजिडेंट ऑफ 9, मतलब पिछले 10 PPY में वो 9 साल क्या रहा, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट रहा 10 out of 9 PPY में। मतलब इसने पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं कर पाया आर का, तो सिंपल सी बात है ये आर एन ओ आर हो जाएगा। तो आर एन ओ आर कंडीशन का है बी पॉइंट, तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा, वो होगा हमारा बी। अब बी क्यों होगा, तो देखो पहले इसका आर ओ आई कंडीशन देखेंगे, तो बेसिक वाली तो इसने फुलफिल नहीं की, पर एडिशनल वाली कर दी, मतलब ये आर ओ आई हो गया। अब आर ओ आई हो गया, इंडिविजुअल है, तो आर ओ आर और आर एन ओ कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो आर एन ओ में जो पहली कंडीशन थी कि कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होना चाहिए पिछले 10 PPY में, लेकिन वो 9 साल ही, 9 साल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रहा और एक ही साल वो रेजिडेंट रहा। तो भैया आर ओ आर की जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो आर एन ओ हो जाएगा। तो ये आर ओ आई प्लस आर एन ओ आर होगा, तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का बी हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड एमसीक्यू कितनी हो गई हमारा, फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें कोई डाउट, फर्स्ट वाले एमसीक्यू का डाउट, किसी समझ में नहीं आया कैसे निकाला मैंने, तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, मैं तो यही पढ़ता हूँ, आप सेकंड वाला एमसीक्यू पढ़िए और मुझे उसका आंसर बताइए।
ये मैंने भरी इंक, इंक भरते ही इसमें आ जाएगी जान, तो ये आ गए इसके अंदर, ये आ गए इसके अंदर जान। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड एमसीक्यू आपने पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब करते हैं अपना सेकंड एमसीक्यू। हाँ, तो सेकंड एमसीक्यू क्या क्या था? सेकंड एमसीक्यू था हमारा कि रमन वाज एम्प्लॉय इन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। मतलब रमन क्या है, काम करता है हिंदुस्तान लिमिटेड में, और उसकी सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। कब से कब? 1/4/2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 तक। ही रिजाइन एंड लेफ्ट फॉर दुबई, तो फॉर द, उसने दुबई को मतलब रिजाइन किया और दुबई चला गया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, मतलब कब गया वो दुबई? 1 दिसंबर 2019। एंड जो उसकी सैलरी थी इंडियन रुपीज के हिसाब से वो थी 80,000 रुपये पर मंथ। जब वो इंडिया में रहता था तो 40,000 कमाता था। जब वो दुबई चला गया, जब वो दुबई चला गया तो उसकी इनकम हो गई 80,000। कब से कब तक? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उसका जो अमाउंट जो क्रेडिट किया गया वो किया था दुबई के बैंक अकाउंट में। मतलब जो भी उसने इनकम अर्न की अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, वो क्रेडिट किया गया दुबई के बैंक अकाउंट में। एंड द सैलरी ऑफ जनवरी टू मार्च, एंड सैलरी ऑफ जनवरी टू मार्च, मतलब उसकी सैलरी जनवरी फरवरी मार्च वाली वो डायरेक्टली क्रेडिट की गई उसके बॉम्बे के अकाउंट में। अब वो आगे लिखा है ही इज लाइबल टू टैक्स। अब उससे पूछा गया है कि वो कौन कौन से इनकम टैक्स लाइबल होगा, किसके लिए? किसके लिए? इंडिया में। अब दुबई वाला दुबई जाने, लेकिन हमें ये जानना है कि भैया रमन, क्या रमन भैया टैक्स लाइबल देंगे और कौन कौन सी इनकम पर टैक्स लाइबल देंगे, ये बात की गई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। अब पहले बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये हो गया हमारा सेकंड एमसीक्यू, ये हो गया सेकंड एमसीक्यू। तो सेकंड एमसीक्यू में मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी बंदे से, जब भी उसे टैक्स का कारक, मतलब टैक्स कैसे वसूलेंगे और कौन सी इनकम पर वसूलेंगे, वो मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 में। क्या बताया था? सेक्शन 5 में। तो सेक्शन 5 में मैंने बताया था आपका, अगर अगर बंदा आर ओ आर है या आर एन आर बी है, तो अगर वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम होगी तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा उसको। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, ना कि फॉरेन इनकम पे। तो अब ये डिसाइड करना है, अब ये डिसाइड करना है कि रमन भैया आर ओ आर है या आर एन ओ आर है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो अब वो रहा, और ये डिसाइड कौन सा सेक्शन होता है? ये डिसाइड होता है हमारे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में हम देखेंगे वो रहा कब कब इंडिया में। इससे पहले वो कभी भी इंडिया छोड़ के नहीं गया, तो उससे पहले कभी छोड़ के नहीं गया है, अच्छी बात है। अब वो इंडिया में कब कब रहा, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हाँ अक्टूबर। अब देखिए अप्रैल में रहा वो 30 दिन, मई में रहा 31 दिन, जून में रहा 30 दिन, जुलाई में रहा 31 दिन, अगस्त में रहा 31 दिन, सितंबर में रहा 23 दिन। और वो इंडिया छोड़ के जाता है 1 तारीख को। तो जब भी बात आएगी डिपार्चर या अराइवल की, तो उस दिन को भी, मतलब जिस दिन वो भारत आया और जिस दिन वो भारत से गया, मतलब अराइवल और डिपार्चर, मतलब जिस दिन वो इंडिया को छोड़ के गया या जिस दिन वो इंडिया में आया, अराइवल और डिपार्चर,
उस डेट को भी कंसीडर किया जाता है कि वो इंडिया में रहा। मतलब जैसे ही वो कोई व्यक्ति इंडिया में कदम रख लेता है तो मान लिया जाता है कि उसी दिन से वो इंडिया में वो रहने लगा। और जिस दिन वो छोड़ के जाता है तो उस दिन को भी, तो यहाँ डिपाजिट क्या, मैं 1 तारीख को जा रहा हूँ तो भाई कोई बात नहीं, तो 1 तारीख को सुबह भी जाएगा ना तब भी तू कहलाएगा रेजिडेंट। ठीक है, तो 1 तारीख का अक्टूबर को गया तो पहले दिन को भी इंक्लूड करेंगे। अब इसको ऐड कीजिए, कितना बनाइए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब वो 184 डेज रहा। मतलब वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आरओआई हो गया। आरओआई हो गया तो उसकी इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगी, और वो भारत का शुद्ध नागरिक हो गया भाई, आरओआई हो गया। अब तुम्हें जो भी तुमने इनकम अर्न किए चाहे विदेश में या इंडिया में आपको टैक्सेबल होगी। मतलब उसकी इंडिया वाली इनकम भी और उसकी दुबई वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, और वो फुल्ली टैक्सेबल होगी। तो आगे बढ़ते नीचे देखते, इनकम ऑप्शन में क्या क्या था देखिए, इनकम रिसीव, क्या ऑप्शन थे, क्या रेजिडेंस स्टेटस, हर प्रीवियस, हाँ हर प्रीवियसली जब भी उसका टैक्स वसूला जाएगा तो ये देखा जाएगा इन प्रीवियस में वो इंडिया का एस आरओआई है या एनआरआई है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। अब इसमें मतलब अब टैक्सेबल के कौन कौन से इनकम पे होगा कि आरओआई बन गया है तो इंडियन इनकम हो चाहे दुबई के इनकम हो उसके लिए वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब देखते हैं ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन दे रखा है हमारा सी पॉइंट में, सॉरी बी पॉइंट में दे रखा है, हाँ, इनकम रिसीव इन इंडिया एंड इन दुबई। मैंने बताया ना कि चाहे वो इंडिया की इनकम हो चाहे वो दुबई की इनकम हो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। कौन कौन, रमन। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी में इसका ऑप्शन है, देखा है ना, इनकम रिसीव इन इंडिया एंड इन दुबई बोथ आर टैक्सेबल इन केस ऑफ रमन। और इसके ऊपर ऑप्शन देखिए, इनकम रिसीव इंडिया, इसके नीचे ऑप्शन देखिए बी के नीचे वाला, रिसीव इन इंडिया एंड जो डायरेक्टली उसके क्रेडिट हुआ तो ये भी गलत है, इनकम रिसीव इन दुबई ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन तो सही है लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन क्या था, बेस्ट आंसर क्या की इनकम, चाहे वो इंडिया वाली हो चाहे दुबई वाली हो दोनों के लिए रमन टैक्सेबल होगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी खत्म। अब बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है, ऐसे खत्म कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है एक कंपनी वुड बी रेजिडेंट इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। अब कंपनी के केस में क्या हो जाता था कि उसके केस में आरओआर आरएनआर चेक नहीं करते, सिर्फ आरओआई और नॉन रेजिडेंट चेक करते हैं। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो भैया वो तो रेजिडेंट हो गया, अगर डोमेस्टिक कंपनी और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होगा तो वो भी हमारा आरओआई हो जाएगा। अब देखिए इट इज इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है तो वो होगा ही होगा। ड्यूरिंग द ईयर मेजर ऑफ द डायरेक्टर्स आर रेजिडेंट इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, ड्यूरिंग द ईयर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब उसका पोएम इंडिया में था। सही है भैया, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, आइदर इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में रहता है तो वो हमारी इंडियन कंपनी हो जाएगी। तो ये आंसर भी सही हो गया हमारा। 3 का आंसर क्या हो गया, एमसीक्यू का आंसर डी। अब पढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू पे। तो फोर्थ का एमसीक्यू क्या है हमारा, फोर्थ का एमसीक्यू क्या है, इनकम एक्रू की जाती है लंदन में, मतलब इनकम का सोर्स क्या है वो लंदन है, कहा है सोर्स, ना कि इंडिया। लेकिन आगे वाला रिसीव देयर, अब इंग्लिश का यहाँ पे हेरफेर हो गया। अब बच्चे इसके आगे लिख दिया रिसीव देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया, बच्चे क्या सोचेंगे कि ये रिसीव हुई है इंडिया में, लेकिन ध्यान से अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो लिखा इनकम एक्रूइंग इन लंदन एंड रिसीव देयर, मतलब कमाया भी वहां पे, मतलब एक्रू भी वहां पे हुआ और मिला भी वहीं पे, मतलब मिला भी वहीं पे और कमाया भी वहीं पे।
मतलब वो कौन सी इनकम होगी हमारी, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल नहीं होती, नॉन रेजिडेंट को, लेकिन आर ओ या आर एन ओ उसको तो टैक्सेबल हो जाएगी। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो टैक्सेबल इन केस ऑफ रिसीव देयर टैक्सेबल देयर, एक सेकेंड। क्या, हाँ फोर्थ पे है, ओके ठीक है चलिए। सॉरी सॉरी, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया। देखिए देखिए, यहाँ पे एक चीज बता दिया आपको, मुझे याद है, उस टाइम बताना भूल गया। ये याद रखिएगा, जब फॉरेन में जब भी आप इनकम कमाएंगे ना, अगर उसका बिजनेस सेटअप, अगर उसका बिजनेस सेटअप, मैं बताना भूल गया, सभी करूंगी कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। अगर उसका बिजनेस सेटअप किसका, फॉरेन इनकम का अगर बिजनेस सेटअप इंडिया में होगा, तभी आर को आर एन को टैक्सेबल होगा। आर को तो कुछ भी कमाए तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर कोई फॉरेन इनकम है और उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में होगा, तभी वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो उसको भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये पॉइंट मुझे याद होगा, तभी तभी वो ये आंसर सही नहीं हो रहा। अब देखिए, फोर्थ में क्या था, बाहर की इनकम है, फॉरेन इनकम है, क्या उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में, नहीं उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में नहीं है, तो सिर्फ आर को टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा इस सारे रीजन में भी, कि फॉरेन इनकम उसी को टैक्सेबल होगा आर एन ओ केस में और नॉन एजुकेशन केस में जिसका बिजनेस सेटअप इंडिया में भी होगा। ठीक है, फिफ्थ पढ़ते, फिफ्थ 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 पढ़ते ही हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब फिफ्थ का है, अच्छा फिर से समझा, तो फिर से समझाना मतलब, अगर कोई भी बंदा फॉरेन इनकम कमाता है, कोई भी इनकम अगर फॉरेन इनकम कमाता है, कोई भी अगर इनकम इन आर ओ आई, एनआर के केस में तो फॉरेन इनकम जो भी कमाएगा वो तो उसके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन आर एन आर के केस में, आर एन आर के केस में ये देखते हैं, अगर ये फॉरेन इनकम हमने इंडियन बिजनेस से कमाई है, किससे, इंडियन बिजनेस से कमाई है, तभी वो आर एन आर को टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कब टैक्सेबल होगा उसकी फॉरेन इनकम, अगर वो इंडियन बिजनेस से कमाता है, कौन सी इनकम, फॉरेन इनकम। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप देखिए फॉरेन इनकम है, क्या उसका बिजनेस इंडिया में था, नहीं उसका बिजनेस इंडिया में था ही नहीं, तो उसका बिजनेस जब इंडिया में था ही नहीं, तो इसको भी टैक्सेबल नहीं होगा, आर को भी टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ आर को टैक्सेबल होगा। हाँ, तो भारी रिसीव हो, भारी सब कुछ होता तो फॉरेन इनकम होगी ना, ना कि इंडियन इनकम। और फॉरेन इनकम तभी आर एन को केस में टैक्सेबल होगा, अगर अगर उसका बिजनेस सेटअप इंडिया में होगा। ठीक है, तो इसका बिजनेस सेटअप इंडिया में है ही नहीं, तो फिर उसको भी टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ आर को टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, फिफ्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। मतलब ये बोला गया है फिफ्थ एमसीक्यू में कि हमने इनकम ऑन की है या एक्चुअली अराइज हुई है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर की इनकम हो गई, फॉरेन इनकम हो गई, लेकिन रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया, मतलब डायरेक्टली ही वो इंडिया में रिसीव हो गई, डायरेक्टली इन इंडिया में हो गई, तो कौन सा सेक्शन में फॉलो हो गया वो फॉलो हो गया सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में बताया था ना कि कोई भी इनकम हमें अगर इंडिया में रिसीव होती है, तो वो भैया सबको टैक्सेबल हो जाए, क्यों, इंडिया में इसी हो गई तो वो इंडियन इनकम मान जाएगी, और इंडियन इनकम मान जाएगी तो चाहे आर ओ चाहे आर एन हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तीनों को क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर होगा ऑल द अबव। वो आर एन को भी टैक्सेबल होगी, आर एन को भी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट को भी टैक्सेबल होगी।
नहीं, फिफ्थ का बी नहीं, फिफ्थ का डी होगा। सेक्शन 7 में फॉल कर गया मतलब इंडिया में रिसीव हो गई, इंडिया में रिसीव हो गई तो इंडियन इनकम मानी जाएगी, इंडियन इनकम आ जाएगी तो तीनों को टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। तो सेक्शन 6 की बात की जाती है, हम्म सेक्शन 6 की बात करते हैं अब। इनकम अर्न फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट बाय एन एजेंट बाय एन एजेंट इन इंडिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है जिसका एजेंट मतलब एक फॉरेन बंदा या कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, लेकिन उसका एजेंट इंडिया में रहता है। और किसके बिहाफ पर उसने आगे बता भी दिया, नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे, और उसे अप्रूव भी कर दिया उसने नॉन रेजिडेंट ने, तो किसको टैक्सेबल होगा। मैंने आपको सेक्शन 9 में बताया था, सेक्शन 9 में बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर बात करते हैं एक्रू एंड एराइज की। और अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा उसका एजेंट उसका एजेंट इंडिया में रहता है, तो भैया ये इनकम भी मानी जाएगी कि ये एक्रू एंड अराइज हुई है इंडिया में, तो टैक्सेबल क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। किसको, नॉन रेजिडेंट को। तो आगे लिखा भी है ना, बी टैक्सेबल माना जाएगा, बी टैक्सेबल इन इंडिया सच इनकम डीम टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्यों, सेक्शन 9 में फॉलो हो गया, तो सेक्शन 9 क्या कहता है, इनकम विच इज एक्रू एंड अराइज, इनकम विच इज एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, तो सेक्शन 9 में फॉलो हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। आगे लिखा है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेड बाय गवर्नमेंट। सिंपल सी बात, जब भी गवर्नमेंट की बात आ जाए कि देखो मैं आपकी इनकम कहाँ बाहर मिल रही है, अंदर मिल रही है, यूटिलाइजेशन बाहर हो रहा है, इंडिया में कोई मतलब नहीं, सरकार से मिला है तो तीनों को टैक्सेबल होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी। चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, चाहे वो एनआरआई हो। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ यूपी टू पे डाल दूंगा। अब आ रहा है सेक्स क्वेश्चन नंबर 8। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है इंडियन कंपनी से, अब इंडियन कंपनी से एक्रू कर रहा है, तो कौन सेक्शन में आ गया, सेक्शन 9 में। क्यों, एक्रू ऑर्गेनाइज कहां से हो रहा है, इंडिया से, और इंडिया से जब एक्रू ऑर्गेनाइज हो रहा है तो भैया तीनों को टैक्सेबल होगा, तो बात खत्म। इसका आंसर भी क्या होगा, डी। चाहे वो आर ओ आर हो, चाहे वो आर एन ओ हो, चाहे वो एनआरआई हो। और इंडियन इनकम होती है क्योंकि अर्न कहां से हो रहा है, इंडिया से, सेक्शन 9 में फॉलो हो गया तो तीनों को टैक्सेबल। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा। क्या हो गया भाई, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, मतलब बिजनेस का सेटअप क्या हो गया, अब बिजनेस का सेटअप है आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, ना आरएनआर को टैक्सेबल होगा ना नॉन रेजिडेंट को, किसको टैक्सेबल होगा, सिर्फ आरआर को टैक्सेबल होगा। तो भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्यों, किसको टैक्सेबल होगा, सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा। क्यों, बिजनेस का सेटअप क्या, आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया में होता तो इसको भी टैक्सेबल होता, अगर आउटसाइड इंडिया है तो इसको टैक्सेबल नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए। अब बात करते हैं अपना 10वां एमसीक्यू, जो कि लास्ट एमसीक्यू हमारा। अगर डिविडेंड इनकम हमने ऑस्ट्रेलिया से कमाई थी, कब कमाई थी, 2018 में, मतलब आज से 2 साल पहले हमने, प्रीवियस ईयर चला हमारा 19-20, और हमने इनकम अर्न की थी 2018 में, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, और 18 में कमाई, और ब्रॉड मतलब भेज दिया गया जो भी हमने डिविडेंड कमाई 2019 और 20 में। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी पास्ट ईयर की इनकम है, इसे मिटा देता हूं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो नोट कर लीजिए, अगर कोई भी पास्ट ईयर की इनकम है, अगर कोई भी पास्ट ईयर की इनकम है, मतलब पास्ट ईयर की इनकम है, चाहे उस पर टैक्स लगा हो चाहे टैक्स ना लगा हो, और इसे करंट करंट प्रीवियस में सेंड कर दी गई है, तो ये ना ही आरओआर को
ना ही RNOR को, ना ही नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगा। रीजन इसलिए बताता हूँ, टैक्सेबल तो होने चाहिए थे इसको कब, अगर इस क्वेश्चन के बिहाफ पे देखा, ये टैक्सेबल कब होनी चाहिए थी, ये टैक्सेबल होनी चाहिए थी 2018-19 के साल में ही। लेकिन उस साल टैक्स लगा या ना लगा कोई मतलब नहीं, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, लेकिन इस साल हम टैक्स नहीं वसूलेंगे किससे, ना ROR से, ना RNOR से, ना नॉन रेजिडेंट से। इससे जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो अलग से वसूला जाएगा, जो कि हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम जान लो कि अगर कोई पास्ट ईयर की इनकम है, चाहे उसका टैक्स लगा हो या ना लगा हो, और उसे करंट पीरियड में साइन करते हैं, ना ही ROR को टैक्सेबल होगा, ना RNOR को, ना ही नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगा। तो इसी के साथ हमारा MCQ भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्या खत्म करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, या रहने देते हैं, अगली क्लास में इसका हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, उसने पूछा गया है कि एक राम, छोड़िए इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, उसके साथ ही चैप्टर 3 हम अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स के पेपर में या लॉ के पेपर में। सिर्फ मेन मेन बातें भी अच्छे से लिख दी तो हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होगी कि लाइन खींच दी, राइटिंग होगी। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि आपने सेक्शन अच्छे से कोड किया है, गलत कोड नहीं किया है, अच्छे जितना भी अमाउंट उसको साफ साफ लिखा है। राइटिंग अच्छी हो खराब उससे मतलब नहीं, लेकिन जो भी लिखा है ढंग से लिखा है और अच्छा लिखा है तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ हमारा ये रिवीजन चैप्टर 2 भी खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चन हम कभी अगली बार खत्म कर देंगे, या तो आप सॉल्व कर लीजिए, और आप किसी भी पॉइंट में दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया अलोंग विद आईसीआई सेटलमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को ऑफ। ये कर दी मैंने ऑफ।